बच्चों नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अपने माता पिता के साथ इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे और घर पर रहकर अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों मान लीजिए आपके पास जूते नहीं है और आपको किसी समारोह में जाना है और फिर आपने देखा कि आपके पास जो पुराने जूते हैं उनमें एक बड़ा सा छेद हो गया है, तो क्या आप ये जूते पहनकर किसी समारोह में या पार्टी में जा सकते हो? तो जायज सी बात है नहीं, क्योंकि फटे जूते पहनकर जाने से हमारे मान सम्मान, हमारी इज्जत पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए क्या करेंगे, या तो हम नए जूते खरीदेंगे या किसी से मांग कर लाएंगे। लेकिन बेटा एक ऐसा ही व्यक्ति है जो बिल्कुल साधारण व्यक्ति, जिनके पास फटे जूते हैं और वो फटे जूते पहनकर ये फोटो खिंचा लेते हैं और फिर भी उन्हें जरा सा भी अफसोस भी नहीं होता। तो बेटा आइए इस ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानते हैं। कौन थे वो थे महान कथाकार, युग प्रवर्तक, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी। जी हाँ, प्रेमचंद जी। हरिशंकर परसाई जी ने बताया है कि प्रेमचंद जी एक बार अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाते हैं और वो फोटो बड़े ध्यान से देख रहे हैं हरिशंकर परसाई जी। तो परसाई जी ने देखा कि प्रेमचंद जी उस फोटो में फटे हुए जूते पहनकर बैठे हैं। तो बच्चों हरिशंकर परसाई जी के बारे में पहले हम बता देते हैं कि इनका जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के जिला होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ। ये बहुत बड़े व्यंग्यकार, कहानीकार, कथाकार हैं। इन्होंने बड़ी से बड़ी बात को एक व्यंग के रूप में प्रकट किया है, हंसी मजाक के रूप में भी प्रकट किया है। इन्होंने 1947 में स्वतंत्र लेखन किया। इससे पहले ये अध्यापन का कार्य करते थे। सन 1995 में इनका देहांत हो गया। तो आइए बच्चों देखते हैं पाठ के बारे में। पाठ का नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। क्षितिज भाग 1 से लिया गया है ये, और इसमें बताते हैं हरिशंकर परसाई जी कि जब मैं एक प्रेमचंद की फोटो देख रहा हूँ, उसमें वो और उसकी पत्नी बैठे हुए हैं और उसमें देखा कि पहले तो प्रेमचंद की वेशभूषा देखते हैं। प्रेमचंद जी ने सर पर मोटे कपड़े की टोपी पहन रखी है, कुर्ता पाजामा पहन रखा है और पैरों में पहन रखे हैं फटे हुए जूते, जिसमें से बाएं पैर की उंगली दिख रही है। प्रेमचंद जी का पहनावा देखकर लेखक को बड़ी हैरानी होती है, बड़ा ही दर्द पैदा होता है उसके अंदर, बड़ा ही, और सोचते हैं कि क्या दशा रही होगी मेरे लेखक की, मेरे पुरखे की, जिनसे मैं प्रेरणा लेकर ही कहानियां लिखता हूँ। अब लेखक ने प्रेमचंद के चेहरे की ओर देखा। प्रेमचंद बहुत ही दुबले पतले थे, उनके गाल पिचके हुए थे, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें थी, गालों की हड्डियां उभरी हुई थी और मूछें उनके चेहरे को भरा भरा बना रही थी। जब लेखक ने प्रेमचंद जी के फटे हुए जूते देखे तो उन्हें बहुत दुख हुआ और सोचा कि अगर इस व्यक्ति की फोटो खिंचाने की ये पोशाक है तो घर पहनने की कैसी होगी। फिर अगले ही पल सोचता है कि नहीं, ये तो एक साधारण व्यक्ति है, ये दिखावे में विश्वास नहीं करते, जैसे है वैसा ही दिखाना पसंद करते हैं। ये नहीं कि किसी से कोई चीज मांग ली, कोई उधार ले ली कि मैं अच्छा लगूं लोगों को। ये इस तरह की प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं थे। इनके पास जो कुछ होता था उसी में ही संतुष्टि करने वाले व्यक्ति थे। अब लेखक को बड़ी चिंता हो जाती है कि मेरे पुरखे, कम से कम तुम किसी से जूते ही मांग लेते। लोग तो अपनी इज्जत बचाने के लिए, शादी में जाने के लिए कपड़े मांग लेते हैं, गाड़ियां मांग लेते हैं, और यहाँ तक कि कई बार तो ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि लोग एक दूसरे की पत्नियां भी फोटो खिंचाने के लिए मांग लेते हैं। जैसे शादियों में देखा होगा आपने कि फोटो खिंचाने, दूसरे की पत्नी के साथ भी फोटो खिंचा लेते हैं। तो हे मेरे साहित्यिक पुरखे, तो क्या तुम किसी से जूते नहीं उधार ले सकते थे? क्या किसी से मांग नहीं सकते थे? लेखक बताते हैं कि लोग फोटो के लिए इत्र लगा कर आते हैं। इत्र यानी कि परफ्यूम की इत्र लगा कर आते हैं ताकि फोटो में खुशबू आए या फोटो अच्छी आ जाए। फिर लेखक जिक्र करते हैं कि
पहले के जमाने में टोपी 8 आने की आ जाती थी, लेकिन जूता फिर भी 5 रुपए का आता था। यहाँ पर कहते हैं लेखक कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। टोपी यानी कि मान सम्मान का प्रतीक है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कहना चाहते हैं कि आज के समाज में गुणी लोगों का कोई महत्व नहीं होता। धन संपत्ति जिनके पास अधिक होती है उनका अधिक महत्व बढ़ गया है। लोग उनके तलवे चाटने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर टोपी और जूते का जिक्र इसलिए हरिशंकर परसाई जी ने किया है, लेकिन लेखक को पता है कि उनका स्वभाव कैसा था। अब लेखक को चिंता हो गई थी इस चीज की। फिर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ऐसे ही जूते थे तो जरूरी था तुम्हें फोटो खिंचाना। फिर लेखक अपने मन में सोचता है कि शायद इनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा, तभी तो फोटो में उनकी पत्नी साथ है, कि इनकी पत्नी ने आग्रह किया होगा फोटो खिंचाने के लिए, इसलिए प्रेमचंद मान गए होंगे। फोटो में व्यंग भरी मुस्कान। जब लेखक ने देखा कि वो इस हाल में है और चेहरे पर एक व्यंग मुस्कान है, तब हरिशंकर परसाई जी इस मुस्कान का कारण जानते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यंग मुस्कान क्यों है। हो सकता है प्रेमचंद जी को अपनी कुछ कहानियां याद आ गई हो जो अधूरी थी, जैसे हरकू के खेत को नीलगाय चर गई, या फिर बैल की कथा में बैल और हीरा के घर आ गए, या फिर होरी का गोदान हो गया। ये कहानियां हैं बच्चों, ये सारी अलग अलग कहानियां हैं। होरी का गोदान, इसमें एक कहानी थी कि जो होरी नाम का व्यक्ति है वह अपने जीवन में एक कहता है कि मैं अपने जीवन में गौ का दान करूंगा, गौ मतलब गाय का दान करूंगा, लेकिन धीरे धीरे उनके परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है और वह गोदान नहीं कर पाता। तो यहाँ पर लेखक सोचता है कि क्या प्रेमचंद को वो होरी का गोदान याद आ गया, इसलिए व्यंग मुस्कान है उनके चेहरे पर। तो वो तरह तरह के विचार अपने मन में लाता है। फिर तुरंत ही वो देखता है कि मैं इसके ऊपर व्यंग कर रहा हूँ, कटाक्ष कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भी तो जूते फटे हुए हैं। किसके? हरिशंकर परसाई जी के जूते भी फटे हुए थे, लेकिन लेखक कहता है कि मेरे जूते नीचे से फटे हुए, तलवे फटे हुए हैं, कम से कम प्रेमचंद जी की तरह मेरे पैरों की उंगली तो नहीं दिखती। अब लेखक यहाँ पर खुश भी होता है कि कहता है कि मैं तो पर्दे का महत्व जानता हूँ, यानी कि समाज में किस तरह से कोई चीज छिपाने, पर्दा क्यों होता है? किसी चीज को छिपाने के लिए। तो कहते हैं कि हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं और प्रेमचंद जी तो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, यानी कि हम तो दिखावा करने में ही अपने पैर को भी लहूलुहान कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब चलते हैं तो पैरों को चोट लगती है और जो नीचे से तलवा बटा हुआ है, मेरी उंगली घायल हो जाती है और वो लहूलुहान भी हो जाती है। तब कहता है कि हम तो पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं है, उन्हें दिखावा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब प्रेमचंद की व्यंग हंसी का रहस्य जान जाता है और कहता है कि मुझे लगता है तुम बनिए के तगाजे से दूर चक्कर लगाकर आते होगे, यानी कि किसी से तुमने कुछ सामान उधार ले रखा होगा बनिए से और वो लेने वापस मांग रहा होगा, तो तुम उसकी दूर से चक्कर लगा करके आते हो और उसी आने जाने में शायद तुम्हारा जूता घिस गया हो। फिर तुरंत याद आता है, अरे ये जूता तो घिसा हुआ नहीं है, ये तो घिसता तो नीचे से तलवा फटता, लेकिन ये तो ऊपर से फटा हुआ है। फिर लेखक सोचता है कि हो सकता है लेखक ने रास्ते में आए अनेक टीलों को ठोकर मारी होगी जूते का, ये रहस्य हो सकता है फटने का। कि यहाँ पर बेटा टीले शब्द का अर्थ है बहुत मुश्किलें, जीवन में आने वाली कठिनाइयां। कि हो सकता है प्रेमचंद ने अपने जीवन में संघर्षों का सामना किया हो, उनसे बचकर निकलना तो उसे आया ही नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा था कि मुश्किलों को पार करके आए, कोई दूसरा रास्ता नहीं खोज पाना। तो कहते हैं कि हो सकता है कि तुम टीलों को ठोकर मारते हुए आए हो, जिसके कारण तुम्हारे जूते फट गए हो। ये सारी कल्पनाएं कौन करता है? हरिशंकर परसाई जी। क्या कब करता है? जब उसने
प्रेमचंद और उनकी पत्नी का चित्र देखा, जिसमें प्रेमचंद जी का पैर का जूता फटा हुआ था, बाएं पैर का, और जिसमें से उनकी उंगलियां दिखाई दे रही थी। अब वो सोचता है कि शायद ये टीले को पार करके आए होंगे और उसे ठोकर मारी होगी, तभी इनका जूता फटा है। लेकिन फिर उनके दिमाग में एक बात आती है कि अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रेमचंद जी अपने पैर की उंगली से उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्हें वे घृणित समझते हैं, यानी कि जिनसे वो घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। अब प्रेमचंद जी के बारे में ये ख्याल आया तो परसाई जी कहते हैं कि हो न हो ये उन लोगों की तरफ हाथ की उंगली नहीं करना चाहते जिनसे ये घृणा करते हैं, इसलिए ये उनकी तरफ पैर की उंगली कर रहे हैं। अब परसाई जी कहते हैं मैं समझ गया तुम्हारे फटे जूतों का रहस्य, मैं समझ गया तुम्हारे चेहरे पर जो मुस्कान है वो, क्योंकि ये व्यंग मुस्कान भी उन लोगों के लिए है जो व्यर्थ में ही दिखावा करने में, मुसीबतों से बचकर निकलने में माहिर है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ जो हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है। आप एक बार अपनी बुक से इसे पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।